साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मुजफ्फरपुर में एक सेक्स कांड उजागर हुआ है जिसमें कम से कम 500 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया है। उससे भी बड़ी खबर यह है कि लड़कियों को बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों के पास भी सप्लाई किया जाता था। पलटू राम ने पुलिस को इस पूरे कांड की लीपापोती के आदेश जारी कर दिए। अब ये वीडियो आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार के बड़े शहरों में है। उसे उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कहा जाता है। लीचियों का शहर है ये। लीचियों के ही शहर में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था डीवीआर। इस डीवीआर कंपनी का संस्थापक था तिलक प्रताप सिंह और उसके कुछ साथी भी उसके साथ पार्टनर थे। तो तिलक प्रताप सिंह और उसके साथियों ने फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए कि उन्हें डीवीआर कंपनी में लड़कियों की आवश्यकता है और लड़कियों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा और एक अच्छे पैकेज पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। आप जानते हैं कि इस देश में बेरोजगारी की कैसी विकट समस्या है। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। तो कई लड़कियों ने उसमें अप्लाई किया और उनका चयन भी किया गया। अब जिस लड़की के बयान पर अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है और जिससे ये मामला उजागर हुआ है, वो लड़की भी उनमें से एक थी। उसका कहना है कि एप्लीकेशन के बाद उसका बाकायदा इंटरव्यू हुआ और उसको कहा गया कि उसे इस कंपनी में लिया जाता है और 20,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे प्रशिक्षण आदि के खर्च में। अब वो लड़की 20,000 के लिए भी तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद उससे कहा गया कि वो अपनी ही तरह के 50 और लड़कियों को जोड़े। अब वो लड़की चक्कर में पड़ गई कि 50 और लड़कियों को कैसे जोड़े। तो उससे कहा गया कि जितने भी तुम्हारे मोबाइल में संपर्क है, जितनी लड़कियों से सबको तुम फोन करो और सबको इससे जोड़ो। ये एक तरह की मल्टी लेवल की मार्केटिंग है और इस पर तुम्हें 50,000 रुपये महीने में वेतन दिया जाएगा। अब लड़की उनकी बातों में आ गई और उसने और लड़कियों को जोड़ना शुरू किया। इसी बीच जो तिलक प्रताप सिंह था उस लड़की को लेकर हाजीपुर गया। हाजीपुर में उसने उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली और उसको अपनी वाइफ की तरह रखना शुरू कर दिया। लड़की 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई, 3 बार उसका गर्भ भी गिराया गया, अबॉर्शन भी हुआ। उसके बाद जब भी लड़की वहां से जाने के लिए कहती तो उसके साथ मारपीट की जाती, उसको बेल्ट से पीटा जाता, बाल पकड़ के पीटा जाता। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं जिसमें लड़कियों की पिटाई हो रही है, बेल्ट से उन्हें पीटा जा रहा है। आखिरकार उस लड़की ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसने जाकर ये पूरा वाकया पुलिस को बताया। पहले पुलिस ने कुछ नानुकर किया और उससे कहा कि सीजीएम कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन बाद में पुलिस ने जब देखा कि कुछ नाजुक मामला है तो केस दर्ज किया गया। उसमें 9 लोगों को, तिलक प्रताप सिंह सहित 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। और उसमें जो लेटेस्ट खबर है कि एक एसआईटी का गठन किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, विशेष जांच दल का, और कल ही गोरखपुर से तिलक प्रताप सिंह की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब जैसे जैसे इसकी परतें खुलती जा रही है वैसे वैसे ये मामला बड़ा होता जा रहा है। इस पर कई लोगों के बयान भी आए हैं। डिप्टी सीएम के बयान आ चुके हैं, जो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के बयान आए हैं, विपक्षी पार्टियों के बयान आए हैं। अब तक पलटू राम का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मैं पहले ही से उनके बयानों की भविष्यवाणी कर देता हूँ। जब उनसे पूछेगी मीडिया कि ये क्या हुआ, तो पहले तो पलटू राम अनजान बनेंगे कि अरे ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम, अच्छा देखता हूँ, सोचता हूँ। और जब उन्हें ये बात बता दी जाएगी तो वो कहेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा वगैरह वगैरह। ये पलटू राम का घिसा हुआ रिकॉर्ड है जो समय समय पर बसता है और ये कहकर वो पतली गली से निकल जाएंगे। लेकिन इस बार का ये जो मामला है ये बिहार के इतिहास का समझिए कि सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है और इसको दबाना उतना आसान नहीं होगा पलटू जी, क्योंकि हम लोग इस मामले को हाईलाइट करके रहेंगे। अब देखिए, मुजफ्फरपुर
में ही ऐसा संयोग है कि आज से लगभग 6 साल पहले बालिका गृह कांड उजागर हुआ था। आपको याद होगा, बालिका गृह कांड यानी कि एक बालिका गृह में, शेल्टर होम में कई लड़कियों को रखा जाता था और उसे एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जाता था। एनजीओ का मालिक था ब्रजेश ठाकुर, और ब्रजेश ठाकुर इतना बड़ा ठग था कि वो एक छोटा सा अखबार निकालता था जिसका नाम था प्रातः कमल। मुश्किल से उसकी 25 या 30 कॉपियाँ छपती होंगी, लेकिन जनसंपर्क विभाग में उसकी ऐसी सेटिंग थी कि वो प्रातः कमल के लिए करोड़ों करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन ले लेता था। और उस करोड़ों रुपए से उसने अपने पूज्य पिता के नाम पर मुजफ्फरपुर में एक होटल खोल दिया था। होटल का नाम है RM पैलेस। उसके पिता का नाम राधा मोहन ठाकुर था, तो राधा मोहन को शॉर्ट में RM करके होटल RM पैलेस उसने खोल लिया। और ब्रजेश ठाकुर की जन कल्याण विभाग में भी बहुत, समाज कल्याण विभाग में भी गहरी पैठ थी। उसके बेटे का बर्थडे होता तो उसे बड़े बड़े सफेद पोश लोग आते, नेताजी लोग आते, अधिकारी लोग आते। तो ये जो सेक्स स्कैंडल था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का, ये तब खुला जब टिस नाम की एक संस्था ने वहाँ सोशल ऑडिट किया। टिस का मतलब होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। और टिस की एक टीम ने वहाँ सोशल ऑडिट किया। उस दौरान लड़कियों से उन्होंने बातचीत की तो पता चला कि उसमें लगभग 34 लड़कियों के साथ रेप किया जा चुका है। शुरू में पलटू राम और उसके गिरोह ने पूरी कोशिश की कि ये मामला दबा रहे। जब मीडिया में मामला आने लगा, जब बात बढ़ गई, तो FIR करना पड़ा। अब देखिए, उस समय भी मैं आपको याद दिला देता हूँ इस केस को दबाने के लिए कितना कुछ काम हुआ। उस समय के जो DGP थे, मुझे लगता है शायद सिंघल साहब ही थे, और जो समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, उन दोनों ने पटना में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि भाई बिहार पुलिस सक्षम है इस केस को देखने के लिए, इसमें CBI की कोई जरूरत नहीं है, बिहार पुलिस सक्षम है, हम लोग देख लेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। जब चौतरफा हमले होने लगे, पूरे देश में थुक्का फजीहत शुरू हो गई पलटू राम की, तब जाकर अंडर प्रेशर CBI को ये मामला सौंपा गया। अब देखिए, उस समय समाज कल्याण मंत्री थी, उनका नाम था श्रीमती मंजू वर्मा। वो बेगूसराय की रहने वाली हैं, उनकी जाति कोयरी है यानी कुशवाहा है, और जो नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण है यानी कुर्मी और कोयरी का, उस समीकरण से ही वो आती हैं। तो मंजू वर्मा को बचाने के लिए पलटू राम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जबकि नैतिकता के आधार पर मंजू वर्मा को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था समाज कल्याण मंत्री के पद से, लेकिन पलटू राम उनको हटा ही नहीं रहे थे। जब CBI ने जांच शुरू की तो ब्रजेश ठाकुर के फोन को, मोबाइल को खंगाला गया। तब CBI को पता चला कि लगभग 16-17 बार ब्रजेश ठाकुर की बातचीत हुई है मंजू वर्मा के जो पति परमेश्वर थे, चंद्रशेखर वर्मा से। जब ये बात उजागर हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन गई, तब जाकर मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद मंजू वर्मा का जो पुश्तैनी घर है बेगूसराय में, वहां पर बेगूसराय पुलिस, ये CBI ने वहां रेड किया तो वहां 20 जिंदा कारतूस मिले। उस पर आर्म्स एक्ट का केस हुआ। उसके बाद भी मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पलटू राम की बहुत करीबी थी। और तो और उसके फरार होने के बावजूद उसके घर पर बेगूसराय पुलिस ने हाउस गार्ड तैनात रखा था, यानी कि सिपाही लोग उसके घर पर तैनात थे, जबकि उसको फरार घोषित किया जा चुका था। जब हमने इस बात को हाईलाइट किया, मैंने मीडिया में इस पर इतराज़ किया, तब जाकर बेगूसराय SP ने उसके घर से हाउस गार्ड को हटाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि मंजू वर्मा को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो बिहार के DGP का पर्सनल अपीयरेंस होगा सुप्रीम कोर्ट में, उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। आप जानते हैं कि किसी भी सीनियर ऑफिसर के लिए बहुत फजीहत का समय होता है जब उसको कोर्ट के कटघरे में जाके खड़ा होना पड़ता है। तो उसके बाद मंजू वर्मा पर फिर दबाव बनाया गया। मैंने ये भी बयान दिया कि मंजू वर्मा तो मुख्यमंत्री आवास में छिपी हुई है। तब मंजू वर्मा ने जाकर बेगूसराय कोर्ट में, CJM कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और 3-4 महीने जेल में भी रही। अब देखिए, हमारे जो ये है पलटू राम है, वो कितने बड़े शर्मनिरपेक्ष नेता हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से मंजू वर्मा को वहां से टिकट दे दिया। ये बात अलग है कि मंजू वर्मा चुनाव हार गई, लेकिन पलटू राम को अपने लवकुश समीकरण की बहुत ज्यादा चिंता थी। इसी बीच क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बड़े बड़े फैसले दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर के किसी जेल में ले जाया जाए।
तो ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के पटियाला जेल में भेजा गया। पटियाला जेल जो पंजाब में है, वहाँ एक से खूंखार खालिस्तानी लोग पहले से बंद हैं। तो उन्होंने ब्रजेश ठाकुर की ऐसी मरम्मत की कि ब्रजेश ठाकुर को पूरा सुशासन याद आ गया बिहार का, कि बिहार में तो इतनी मेरी ठाट बाट थी, मेरे बच्चे के बर्थडे में बड़े बड़े नेता आ रहे थे, यहाँ तो खालिस्तानियों से पिटाई खानी पड़ रही है। उसके बाद ब्रजेश ठाकुर को फिर तिहाड़ जेल में भेजा गया, जहाँ आज की तारीख में वो उम्र कैद काट रहा है। एक बात मैं और कहूँ कि बिहार में ब्रजेश ठाकुर को बचाने की पलटू राम ने पूरी तैयारियां कर ली थी। गवाहों को डराने धमकाने की, गवाहों को खरीदने की सारी तैयारियां हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट को इसकी भनक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है, इसकी सुनवाई बिहार में होगी ही नहीं। इसकी सुनवाई कहाँ होगी? इस केस की सुनवाई होगी दिल्ली के साकेत कोर्ट में, और वो सुनवाई रोजाना होगी, यानी डेली बेसिस पर सुनवाई की जाएगी। ये नहीं कि कोर्ट में आज एक तारीख दी गई, फिर 4 महीने बाद दूसरी तारीख दी गई, फिर 6 महीने बाद तीसरी तारीख दी गई, वो नहीं। डेली बेसिस पर यानी रोजाना सुनवाई होगी दिल्ली के साकेत कोर्ट में। और चूंकि इसमें नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ था, इसलिए इसमें पोक्सो एक्ट भी लगा। पोक्सो एक्ट आप जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, संक्षेप में उसको पोक्सो कहते हैं। ये पोक्सो बहुत कड़ा कानून है। आसाराम बापू पर भी पोक्सो एक्ट लगा था, तो पोक्सो भी ब्रजेश ठाकुर पर लगा, और ब्रजेश ठाकुर उम्र कैद काट रहा है। तो उसमें जो दो बड़े बड़े किरदार थे मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के, एक तो मंजू वर्मा, उसको इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा, और ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन अभी भी जो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड है, उसकी सारी परतें नहीं खुली है। अंत तक बहुत सारी चीजें इसमें रह गई, मतलब संदेह के घेरे में रह गई। बच्चों ने कहा था कि एक तोंद वाले अंकल थे, एक मूछ वाले अंकल थे, ये थे वे थे। अंत तक सीबीआई इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी कि तोंद वाले अंकल कौन थे और मूछ वाले अंकल कौन थे, और ये सब क्या था। तो इस तरह से ये एक तरह से मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का कुछ हद तक आप कह सकते हैं पटाक्षेप हुआ। उसके बाद एक दूसरा कांड आया, वो भी मैं आपको याद दिला दूं, वो पटना के गाय घाट शेल्टर होम का कांड है। पटना के गाय घाट में भी इसी तरह का एक शेल्टर होम है, वहां भी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा ही होता था। उसमें जब जांच की गई तो पाया गया कि शेल्टर होम के सारे कैमरे ही खराब हैं। जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं जिस पर आने जाने वालों पर नजर रखी जाती है, सारे कैमरे खराब थे, और समाज कल्याण विभाग बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में था। जब वो लड़कियां गई, पीड़िता गई पटना के डीएम से मिलने के लिए, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, तो पटना के जो भी जांबाज कलेक्टर साहब थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इन लड़कियों से मिलूंगा नहीं, ये लोग तो बस पॉलिटिक्स करती है। अब देखिए कितने जांबाज डीएम साहब थे, जो एक बार कोई सत्ताधारी पार्टी का विधायक फोन कर दे तो सर 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 करने लगेंगे। वो लड़कियों से, पीड़िताओं से मिलने के लिए ही नहीं राजी हो रहे थे। बाद में पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान दिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया। पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, और फटकार लगाने के बाद जो महिला थाना है पटना पुलिस का, उसमें 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई, 2 एफआईआर हुए। उसमें भी ज्यादा कुछ प्रगति नहीं हुई। जो शेल्टर होम की जो अधीक्षिका थी, सुपरिटेंडेंट थी, उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस मामले को भी बहुत ज्यादा सर पुलिस उसकी तह में भी नहीं जा सकी। अब ये सब मामले जब हो ही रहे थे, तो ये अब एक तीसरा धमाका हुआ है मुजफ्फरपुर से। अब ये क्या इस देश में मजाक बन गया है साथियों? और मैं इसको पूरे देश के संदर्भ में कहता हूँ कि ये जो मुजफ्फरपुर में हुआ है, सिर्फ ये मुजफ्फरपुर की बात नहीं है। 2014 के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि लड़कियों पर जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। 2-3 उदाहरण मैं सीधे अभी आपको देता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना का आपको मामला याद होगा। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है। हासन से उसने चुनाव लड़ा था, और प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पता चला कि उसने लगभग 3,000 महिलाओं के कपड़े उतारे हैं, और उसका वीडियो बनाया है। एक पेन ड्राइव में सब कुछ मिल गया। तब भी जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे अवतारी पुरुष हैं, जिनका 56 इंच का सीना है, उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी से अपना पार्टी का गठबंधन नहीं तोड़ा। और अभी जो मोदी की सरकार है, उसमें प्रज्वल रेवन्ना के पूज्य चाचा जी कुमार स्वामी भी कैबिनेट मिनिस्टर है। दूसरा उदाहरण आपको याद हुआ कि किस तरह महिला पहलवानों के साथ भाजपा के गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने
बदतमीजी की थी। ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ही वरिष्ठ राम भक्त है, इसलिए महिला पहलवानों की छाती दबाने के बाद हमेशा जय श्री राम कहता था। महिला पहलवान कई महीने तक जंतर मंतर पर धरना देती रही, लेकिन भाजपा ने ना ब्रजभूषण शरण सिंह को निष्कासित किया, ना निलंबित किया, क्योंकि मोदी जी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की, ठाकुर वोट बैंक की बहुत चिंता सताती है। इसी तरह बिल्किस बानो बलात्कार केस में 11 बलात्कारियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उनको मोदी जी ने संस्कारी बलात्कारी बताकर समय से पहले ही जेल से बाहर कर दिया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के डंडे पड़े तो वे सारे बलात्कारी फिर से जेल में गए हैं। तो ये इस देश की स्थिति है साथियों। तो फिर मैं मुजफ्फरपुर के कल वाले कांड पर लौटता हूँ कि ये जो कांड हुआ है ये बहुत गंभीर कांड है और इस पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। और एक हफ्ते के अंदर अगर इसमें सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करती है पलटू राम की सरकार, तो मैं पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा, पीआईएल करूंगा और पीआईएल के जरिए इस पूरे केस की सीबीआई जांच की मांग करूंगा, क्योंकि इसमें लड़कियों की सप्लाई बिहार सरकार के मंत्रियों को भी की गई है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।